हाय गाइस, आई एम सौरभ। वेलकम टू ARS स्टडी सर्कल। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के फोर्थ पार्ट में आ चुके हैं। अभी तक हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी में। हमारे पिछले सारे वीडियो आप जा करके देख सकते हैं, उसमें सारा कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज हम लोग फोर्थ पार्ट में कुछ आगे देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। अब देखो, रेसिस्टेंस तो हम लोग पढ़ चुके थे। रेसिस्टेंस क्या होता है? आर से डिनोट होता है वो, ठीक है। रेसिस्टेंस आर से डिनोट होता है, उसका सिंबल इस तरह का दिया जाता था, ठीक है। अब ये जो सिंबल है और ये रेसिस्टेंस है, इसको कौन अफेक्ट करता है, ये किस पर डिपेंड होता है, ठीक है। तो वो सारा कुछ इसमें हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है फैक्टर जो होता है हमारा। तो लेंथ, जैसे कि सपोज करो ये एक वायर है, इसका लेंथ L है, ठीक है। इसका लेंथ L है तो इस पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ वायर पर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, ये वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? छोटा है, बहुत छोटा है, और भी छोटा पॉइंट साइज है, या फिर बहुत बड़ा है, ठीक है। किस पर है? उस पर भी डिपेंड करता है, थिकनेस पर। और फिर नेचर ऑफ मटेरियल, ये जो वायर है किस मटेरियल का लिया हुआ है? आयरन है, कॉपर है, एलॉय है, किस चीज़ का लिया हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है। और टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, और जो हमारा ये कंडक्टर है वो उस समय, जिस समय इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो कर रहा है उस समय उसका टेम्परेचर क्या है, वो सारा कुछ पर डिपेंड करता है। अब बारी बारी देखते हैं किस पर कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। अब लेंथ ऑफ कंडक्टर के बारे में बात हो रहा है, तो लेंथ ऑफ कंडक्टर पे कैसे डिपेंड करता है? तो डायरेक्टली याद कर लो, जो रेसिस्टेंस होता है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, ठीक है। जो रेसिस्टेंस हमारा होता है वो कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, ठीक है। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा रेसिस्टेंस। क्लियर हो रहा है? तो हम लोग उसको किस तरह से डिनोट कर रहे हैं? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, वेयर एल इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर। क्लियर हो गया होगा? जब सोचो, जब हम लोग रेसिस्टेंस के लेंथ, रेसिस्टेंस जो हो रहा है हमारा वो हमारा लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, तो अगर लेंथ को हम डबल करेंगे, ठीक है, अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये अब ऑब्वियस डबल ये भी हो जाएगा, ठीक है। जब लेंथ डबल हो रहा है तो ऑब्वियसली ये रेसिस्टेंस भी हमारा डबल हो जाएगा, ठीक है। अगर ये लेंथ हाफ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसका रेसिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखो क्या हो रहा है, लॉन्ग वायर है, लॉन्ग वायर, तो उसमें क्या होता है? रेसिस्टेंस ज्यादा होता है। जब लेंथ हमारा ज्यादा हो रहा है तो रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। और जब लेंथ छोटा है तो रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो आगे की ओर चलते हैं। अब आगे देखो, पहला तो समझ में आ गया होगा लेंथ का जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है, ये मैं बताया था, छोटा क्रॉस सेक्शनल एरिया, वायर है मेरा इस तरह का, ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा है, कैसा है? बहुत छोटा है, उस पर सारे पर देखते हैं। तो याद कर लो, जो रेसिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है वो समझ लो। जैसे अगर आर बढ़ता है तो ए घटेगा, या कह सकते हैं ए बढ़ रहा है तो आर घट रहा है, ये एक दूसरे के साथ उल्टा रिलेशन में चलेगा, ठीक है। तो रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। आर जो हो रहा है हमारा, क्या हो रहा है? आर जो है इनवर्सली टू ए है, ठीक। जब हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, डबल अगर कर देंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हम डबल कर देते हैं, फिर से सुनो, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है हमारा डबल हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया डबल हो जाएगा। देखो तो क्या हो जाएगा? आर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर ये बढ़ रहा है तो आर घटेगा, ए बढ़ रहा है तो आर घटेगा। तो ये अगर 2 टाइम बढ़ रहा है तो आर क्या होगा? हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका रेसिस्टेंस जो हो रहा है हाफ हो जा रहा है। इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर इज हाफ देन रेसिस्टेंस गेट डबल। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हम घटा रहे हैं, ए घटा रहे हैं, तो आर बढ़ जाएगा। अगर ये जो ए है हाफ कर रहे हैं तो आर क्या हो जाएगा? 2 टाइम इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम पर आकर के अपना क्वेश्चन को पिन करें, हम लोग उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे।
और हाँ, ये जो सारा जो मटेरियल मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से एक नोट्स बना करके एग्जाम के टाइम में इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम के टाइम में बहुत यूजफुल रहेगा ये नोट्स आप लोगों के लिए। अब देखो क्या है, द रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। जो रेसिस्टेंस होता है वायर का वो इनवर्सली होता है प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। अब ये क्या हो गया, स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर का क्या मसला है वो देख लो। तो देखो, सबसे पहले रेसिस्टेंस हम लोग क्या पढ़ रखे हैं, इनवर्सली टू एरिया। अब एरिया ऑफ, जो एरिया क्रॉस सेक्शन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया यही होगा। तो यहां पर देखो आर इनवर्सली टू क्या बोल सकता हूं मैं, पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं इनवर्सली टू आर स्क्वायर है। ठीक है, अब यहां डायमीटर का बात हो रहा था, तो इसको आर को क्या लिख सकता हूं मैं, डी बाई टू का स्क्वायर बोल दूं, तो आर 4/d²। ठीक है, 4/d²। तो देखो, तो इनवर्सली रिलेशन हो रहा है यहां डायमीटर का स्क्वायर के साथ हो रहा है, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब तीसरा केस इसमें जो हमारा है इफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। अब उसके इफेक्ट और नेचर के बारे में बात करते हैं। तो देखो, लेंथ और एरिया तो क्लियर हो गया। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं, ये जो रेसिस्टेंस होता है कंडक्टर का वो डिपेंड करता है किस चीज पे, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। हम लोग किस तरह का मटेरियल ले रहे हैं, जैसे कि कॉपर ले रहे हैं, एल्यूमिनियम ले रहे हैं, नाइक्रोम ले रहे हैं, क्या कौन सा वायर ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, कुछ जो मटेरियल होता है उसका रेसिस्टेंस बहुत ही कम होता है, कुछ मटेरियल होता है उसका रेसिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब हम लोग थर्ड केस की ओर चलते हैं। थर्ड केस में क्या बोल रहा है, इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। जो कंडक्टर का जो मटेरियल, हमारा जो मटेरियल है कंडक्टर है, उसका मटेरियल का नेचर क्या है। ठीक है, वो किस तरह का मेटल हम लोग यूज कर रहे हैं, या एलॉय यूज कर रहे हैं, या कुछ भी हम लोग कोई भी मटेरियल यूज कर रहे हैं, कैसा यूज कर रहे हैं, तो वो सारा कुछ उसमें डिपेंड होता है कि अगर हम लोग अच्छा मटेरियल यूज करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी अच्छा खासा फ्लो करता है, उसमें रेसिस्टेंस कम हो जाता है। अगर हम लोग अच्छा मटेरियल नहीं यूज करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, रेसिस्टेंस हाई हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कॉपर का वायर यूज करने के लिए, कॉपर मेटल जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि अब एग्जाम्पल देखो, अगर हम लोग दो सिमिलर मेटल ले रहे हैं, वायर ले रहे हैं, और इक्वल लेंथ भी है और डायमीटर भी है सब कुछ, अब कॉपर मेटल एक नाइक्रोम वायर का, ठीक है, एक कॉपर का ले रहे हैं, एक नाइक्रोम का वायर का ले रहे हैं। कॉपर एक अच्छा मेटल होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए, नाइक्रोम जो होता है एक एलॉय होता है, इसमें रेसिस्टर इसका ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि रेसिस्टेंस जो होता है नाइक्रोम में ज़्यादा होता है और वो हीट तेज़ी से करता है, जो कि 60 टाइम्स मोर है कॉपर वायर के। जो रेसिस्टेंस हमारा है किस में, नाइक्रोम में, वो 60 टाइम मोर है कॉपर में। क्लियर है, तो एक कह सकते हैं कि जो नेचर है मटेरियल का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब ये हमारा फोर्थ केस आ गया। फोर्थ केस में क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये भी एक अच्छा खासा रोल प्ले करता है। ठीक है, जैसे कि देखो क्या होता है, रेसिस्टेंस अगर प्योर मेटल का इंक्रीज करा देते हैं, ठीक है, तो वो कैसे इंक्रीज कराएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ा करके। सोचो अगर हमारे पास प्योर मेटल है, इसका रेसिस्टेंस बढ़ाना है तो क्या करेंगे, हमारे पास ऑप्शन नहीं है कुछ, तो क्या करेंगे, वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस इसका ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा। अगर हम लोग टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हैं, लोअर कर देते हैं टेम्परेचर, तो इसका रेसिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन देखो क्या है, लेकिन रेसिस्टेंस जो है लॉय का, मैग्नानीन, कॉन्स्टाटैन, नाइक्रोम, ये ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड रहता है टेम्परेचर के। क्यों रहता है, तो क्योंकि देखो इसका रेसिस्टेंस भी हाई होता है और ये हाई हीटिंग मटेरियल भी आ जाता है, इस कारण से इसका इफेक्ट टेम्परेचर का इफेक्ट इस पर नहीं पड़ता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है, रेसिस्टिविटी। ठीक है, रेसिस्टिविटी में अब देखो क्या हो जाएगा, रेसिस्टिविटी में देखो सबसे पहले तो हम लोग अभी तक जान चुके हैं कि ये देखो, ये R डायरेक्टली टू L ये जान चुके हैं, और ये भी हम लोग जान चुके हैं, तो R इनवर्सली टू A ये भी जान चुके हैं। ठीक है, तो इसको कंबाइन करके लिख रहेंगे तो क्या लिखाएगा, R डायरेक्टली टू L इनवर्सली टू A। ठीक है, इस तरह से लिखाएगा। अब देखो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो कैसे हटेगा, R इक्वल टू रो L बाई A। देखो यहाँ है इस तरीके से, R इक्वल टू रो L बाई A।
जिसमें से रो जो होता है हमारा रेसिस्टिविटी होता है, एल हमारा जो होता है क्या हो जाता है, लेंथ ऑफ वायर हो जाता है, और ए जो होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है उसी का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ये, ठीक है, वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, ये हमारा वायर था उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया था। ये रो कांस्टेंट होता है। देखो अब क्या हो जाता है, जो रेसिस्टिविटी होता है वो एक कांस्टेंट होता है मटेरियल का। अगर एक मटेरियल है जैसे कॉपर है और एक दूसरा मटेरियल है इस तरीके का, वो आयरन है सपोज, तो आयरन का क्या होगा, रो अपना होगा और इसका रो कुछ अपना ही होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो एक मटेरियल का जो होता है रो रेसिस्टिविटी वो सेम होता है, फिक्स होता है, वो चेंज नहीं करता है, ठीक है। और रेसिस्टिविटी को हम लोग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम लोग, यहाँ हम लोग देखते हैं क्या है। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रखे हैं, आर बराबर रो एल बाई ए, ठीक है। यहाँ से रो को अगर अकेले करेंगे तो क्या होगा, आर ए बाई एल होगा, ठीक है। अब आर ए बाई एल, आर हमारा कंडक्टर का रेसिस्टेंस हो जाता है, एरिया क्रॉस सेक्शनल और एल लेंथ होता है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, रो को डिफाइन करना होगा, अगर यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया लेंगे तो क्या हो जाएगा, आर 1 मीटर स्क्वायर अपॉन 1 मीटर, तो इसको आर सिंगल बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू आर एम, ठीक है। ये मीटर है और ये रेसिस्टेंस है रो, तो ओवरऑल कहेंगे रो इज इक्वल टू आर होगा क्योंकि वो 1 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब रो का जो होगा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, यूनिट पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल है, आर के जगह क्या रखो, ओम रखो, ए के जगह मीटर स्क्वायर और लेंथ के जगह एम। यहाँ से काटेंगे, इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, ओम मीटर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, ओम मीटर आ जाएगा, ओम मीटर आ जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा ओम मीटर कैसे आ रहा है, चलो ये क्लियर हो गया ओम मीटर। अब ऐसा ही यूनिट हम बात कर रहे हैं रेसिस्टिविटी का, तो ओम मीटर में बता चुका हूं, इस तरह से सैंपल होता मैं दिखाया, यहां तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलो ठीक है, आगे चलता हूं मैं। अब आगे अब देखो क्या है, रेसिस्टिविटी जो है वो ना ही एल पर डिपेंड करता है। देखो क्या था, ये जो रेसिस्टिविटी था वो ना ही लेंथ पर डिपेंड करता है ना ही थिकनेस पर डिपेंड करता है। वो क्या है, ये जो रेसिस्टिविटी था क्या हमारा था, कांस्टेंट था, और ये हर एक एलिमेंट का या मटेरियल का अपना खुद होता है एक फिक्स वैल्यू, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखो कंडक्टर का बात कर रहा था, कंडक्टर में मेटल का, ये सारा मेटल का दिया हुआ है, इतना सारा याद करने का कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन अगर आता है तो ये वैल्यू दे दिया जाता है, ठीक है। बस एक नज़र देख लो, सिल्वर का यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो मतलब सबसे कम रेसिस्टिविटी का बात हो रहा है, सबसे कम होता है सिल्वर का, सिल्वर का सबसे कम। और नीचे जाते जाओगे देखो नाइक्रोम वायर का कितना ज़्यादा होता है, उसके नीचे सेमीकंडक्टर है और भी ज़्यादा, और इंसुलेटर का एवनॉइड रॉड का देख लो कितना ज़्यादा होता है रेसिस्टेंस। समझ में आ गया, चलो आगे चलते हैं। अब आगे बात कर रहा है, सिल्वर जो होता है हमारा वो बेस्ट कंडक्टर होता है, ठीक है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होता है, इसलिए उसका जो वायर बनता है वो अच्छा करंट को रिलीज करता है, ठीक है, उसका जो करंट का होता है अच्छा वैल्यू रिलीज करता है। मगर सिल्वर जो होता है अच्छा रिलीज करता है, क्या हम लोग सिल्वर को डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं? सिल्वर को हम लोग नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। सिल्वर का वायर कभी हम लोग नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली होता है, इसलिए हम लोग किस चीज़ का वायर यूज करते हैं, कॉपर का और एल्यूमिनियम का। और लेकिन अगर बात किया जाए ड्यूरेबिलिटी के लिए तो कॉपर वेस्ट होता है, ठीक है। घरों में इसलिए कॉपर का वायर ज़्यादातर यूज किया जाता है क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा ही ड्यूरेबल रहता है, ज़्यादा समय तक चलता भी है, ठीक है। और कॉपर और एल्युमिनियम का भी रेसिस्टिविटी बहुत ही कम होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जो रेसिस्टिविटी होता है एलॉय का वो ज़्यादा हो जाता है मेटल से, ठीक है, या प्योर मेटल से कहेंगे उसका रेसिस्टिविटी जो होता है ज़्यादा होता है, क्लियर, उस जिस मेटल से वो बना होता है। देखो अब आगे क्या बोल रहा है, जो रेसिस्टिविटी होगा मैग्नानीन का, मैग्नानीन किससे बना होता है, कॉपर, मैग्नीज और निकल, ठीक है। तो ये तीनों से बना होता है मैग्नानीन, और इसका रेसिस्टिविटी ये तीनों से ही ज्यादा होता है, कॉपर से ऑलमोस्ट 25 टाइम ज्यादा होता है, ठीक है।
फिर कॉन्स्टाटैन का बोल रहे हैं, कॉन्स्टाटैन का जो बनता है वो कॉपर और निकल का बनता है, वो कॉपर से ऑलमोस्ट 30 टाइम ज्यादा होता है। ठीक है, समझ गए? चलो आगे चलते हैं। अब यहां बात कर रहा है हीटिंग, हीटिंग से रिलेटेड एक बात है, तो देखो क्या होता है। अब देखो हीटिंग के रिलेटेड बात हो रहा है, तो हीटिंग ऑफ एलिमेंट जो हो रहा है इलेक्ट्रिकल हीटिंग का, अप्लायंसेस का, जैसे कि देखो बहुत सारा हम लोग जो अप्लायंसेस घर में यूज करते हैं उसमें हीटिंग का होता है केस, तो वो हीटिंग के लिए ही यूज करते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, टोस्टर हो गया, ये सब इलेक्ट्रिक आयरन जो हम लोग यूज करते हैं, या फिर टोस्टर हम लोग जो यूज करते हैं वो हीटिंग के पर्पज से ही यूज करते हैं। आयरन हीट करते हो तभी तो अपने कपड़े को प्रेस करते हो, ठीक है, तो हीटिंग के पर्पज से ही यूज होता है वो। तो उसमें क्या किया जाता है, तो उसमें क्या किया जाता है कि एलॉय का यूज किया जाता है, जो कि उसका जो रेसिस्टेंस होता है हाई हो जाता है प्योर मेटल से, और वो हीट जल्दी होता है। ठीक है, और जो एलॉय हम लोग उसमें यूज करते हैं वो ऑक्सीडेशन नहीं होता है जलने के बाद। ठीक है, तो वो हाई टेम्परेचर तक अटेन कर लेता है, अपना टेम्परेचर जो होता है काफ़ी ज़्यादा अटेन कर लेता है, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज उसका जो होता है नहीं होता है। क्लियर? अब बात कर रहे हैं, देखो क्या नाइक्रोम एलॉय करता है। नाइक्रोम एलॉय इज यूज्ड फॉर मेकिंग द हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। हम लोग नाइक्रोम एलॉय का यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के हीटिंग के लिए। जैसे कहाँ कहाँ यूज करते हैं वो देख लो। तो हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिक आयरन में, टोस्टर में, इलेक्ट्रिक केटल में, रूम हीटर में, वाटर हीटर में और हेयर ड्रायर में। ये सारे जगह हम लोग नाइक्रोम एलॉय का यूज करते हैं, क्योंकि ये नाइक्रोम एलॉय जो होता है, अभी हम लोग पीछे देखे थे, इसका रेसिस्टर बहुत ही ज़्यादा होता है, और ये रेसिस्टर ज़्यादा होने के कारण हीट जल्दी होता है। ठीक है, देखो अब आगे इसका दिया हुआ है रीजन। नाइक्रोम हैज वेरी हाई रेसिस्टिविटी ड्यू टू विच हीटिंग एलिमेंट मेड अप ऑफ नाइक्रोम हैज ए हाई रेसिस्टेंस। अब नाइक्रोम वायर का रेसिस्टिविटी हाई होता है, तो ये अगर गर्म करेंगे तो इसका हाई रेसिस्टेंस से गर्म भी होगा। ठीक है, प्रोड्यूस ए लॉस ऑफ हीट ऑन पासिंग करंट। जब उसके पास रेसिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होगा, रेसिस्टिविटी उसका ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि वो करंट को बहुत ज़्यादा रोकेगा। जब करंट को रोकेगा तो वो वहाँ हीट होगा। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं नाइक्रोम का क्या है। नाइक्रोम डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। एलॉय ऑक्सीडेशन जल्दी नहीं लेता है, करता है जलने पर। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर अटेंड करने पर भी नाइक्रोम का वायर जो है वो आपका मतलब ऑक्सीडाइज नहीं होगा, और वो लाल रह जाएगा बिना बर्निंग और बिना ब्रेकिंग इन एयर। ना ही टूटे हुए ना ही वो जले हुए, वो रेड हो जाता है। ठीक है, समझिए, जैसे कि हम लोग घरों में देखते होंगे सर्दियों के दौरान, सर्द में हम लोग जो हीटर यूज करते हैं उसमें वो रेड हो जाता है थोड़े ही समय बाद। तो वो रेड क्यों हो जाता है? क्योंकि ये नाइक्रोम वायर के कारण ही यूज हो जाता है। और देखो यहाँ सेमीकंडक्टर जो होता है हमारा, सिलिकॉन और जर्मेनियम, वो समझ लेते हैं कि क्या कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है। जो सेमीकंडक्टर होता है हमारा, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है। क्लियर है? तो आगे चलते हैं हम लोग। आज के लिए इतना रहने देते हैं। अब हम लोग अगले सेशन में देखेंगे और भी कुछ, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा ये टॉपिक। तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।